व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास। हमारा सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए, पुरापाषाण युग, बी, नवपाषाण युग, सी, ताम्रपाषाण युग या डी, लौह युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह तांबा थी। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाण काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष कहीं भी नहीं मिले हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह उस समय प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरण थे। नवपाषाण काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। अग्नि का प्रयोग तथा सर्वप्रथम कुंभकारी इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो टेबल्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, वो है उत्तर डी। डी के अकॉर्डिंग उदयगिरी का मेल है शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां, स्तंभ आदि। बी, भीमबेटका का मेल है प्रागैतिहासिक शिला चित्र। सी, बांधवगढ़ का मेल है राष्ट्रीय उद्यान। डी, चित्रकूट का मेल है रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए, मोरहना पहाड़, बी, घगरिया, सी, बगही खोर या डी, लेखाहिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मिर्जापुर में स्थित लेखिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ए, 647 ईस्वी में, बी, 1013 ईस्वी में, सी, 711 ईस्वी में या डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने पश्चिमोत्तर भारत के सिंध राज्य पर सफल आक्रमण किया था, जहां का राजा दाहिर था। लेकिन अरबों की इस विजय से भारत में उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका और अरब आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव भी नहीं पड़ा। सुबुक्तगीन के बाद गजनी के सिंहासन पर महमूद गजनवी बैठा और उसने बगदाद के तत्कालीन खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। इसी के साथ उसने हिंदुस्तान के काफिरों पर लगातार आक्रमण करने की शपथ भी ली। पहली बार उसने 1000 ईस्वी में सिंध के राजा जयपाल पर आक्रमण कर उसे हराया और सिंध को लूटा। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच उसने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया और उसे लूटा। उसने 1025 ईस्वी में उसने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए, ताजुद्दीन यल्दौज, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी,
नसरुद्दीन कुबाचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और इस बार इसका मुकाबला खोखरों से हुआ। इसने खोखरों को पराजित किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि इसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासन रूढ़ होने के समय ऐबक ने अपने को मालिक एवं सिपलाहसार की पदवी से संतुष्ट रखा। इसने अपने नाम से न तो कोई सिक्का जारी करवाया और न कभी खुतबे पढ़वाए। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी स्थापित की। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगवाया। डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुबर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा अन्य तीनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भारत ने फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचिन, डी कासिम बाजार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सन 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा और 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला प्रश्न, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने या डी अंग्रेजों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसका प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ सके। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना भेजी और अंततः हुगली पर कासिम खां के द्वारा कब्जा कर लिया गया। अगला प्रश्न, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? ए वोडेयारों के, बी जमोनेरों के, सी होयसलों के या डी मराठों के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा प्रपत्रों के लिए किया जाता था। इस लिपि का प्रयोग शिवाजी व पेशवाओं के प्रपत्रों में देखा जा सकता है। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? ए 5 करोड़ वर्ष, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 20 करोड़ वर्ष या डी 25 करोड़ वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को औसतन 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें लगभग 1 लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का एक भाग है। अगला प्रश्न, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? ए सप्तऋषि, बी मृग, सी वृश्चिक, डी वृष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति की शिरोबिंदु पर स्थित है, अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यातव्य है कि ध्रुव तारे के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारे को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है, जबकि वृश्चिक और वृष राशियां हैं। नक्षत्र समूहों को राशि चक्र कहा जाता है। इनकी संख्या 12 है। अगला प्रश्न, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, बी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, सी, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, या डी, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ए, अरस्तु, बी, कोपरनिकस, सी, टॉलेमी, या डी, स्ट्रैबो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में कहा था कि पृथ्वी एक समतल तश्तरी नहीं बल्कि गोल पिंड है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ए, असम और राजस्थान, बी, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी, असम और गुजरात, डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत का सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिधु अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है। भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम निम्नलिखित है: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। अगला प्रश्न, भारत विस्तृत है ए, 37 डिग्री 1735 उत्तर तथा 8 डिग्री 628 दक्षिण के बीच, बी, 37 डिग्री 1753 उत्तर तथा 8 डिग्री 428 दक्षिण के बीच, सी, 37 डिग्री 1753 उत्तर तथा 8 डिग्री 28 उत्तर के बीच, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा 0.6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं ए, जुरासिक भूखंड, बी, आर्यावर्त, सी, इंडियाना, डी, गोंडवाना लैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जो गोंडवाना लैंड कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मडागास्कर आदि इसी गोंडवाना लैंड के भाग थे। यह पैंजिया का दक्षिणी भाग था। इसका उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए, अरावली, बी, सतपुड़ा, सी, अजंता, डी, सह्याद्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैली है। महाराष्ट्र के पठारों में से एक अजंता की पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। इसके अलावा अरावली श्रेणी गुजरात, राजस्थान से दिल्ली तक, सतपुड़ा श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र तक एवं सह्याद्री श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल से कन्याकुमारी तक फैली है। अगला प्रश्न, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है? ए, 25%, बी, 33%, सी, 43% या डी, 53%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
देश में पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए कम से कम 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वनावरण 7,12,249 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है, जिसमें अति सघन वन 3.02%, मध्यम सघन वन 9.38%, खुले वन 9.26%, झाड़ियां 1.41% तथा गैर वनों का क्षेत्रफल 76.92% है। अगला प्रश्न, यदि किसी महासागर का पादप्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? ए, फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। ए, 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 30% से 50% तक महासागर अवशोषित करते हैं। इस कारण पादप प्लवक की कमी की वजह से मछलियों के लिए भोजन का अभाव हो जाता है, जिससे महासागर की खाद्य श्रृंखला प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतःवृष्ट अनुदेश पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? ऑप्शन ए, मूल अधिकार, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, डी, भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतःवृष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारत सरकार के कार्य के संचालन के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए, सन 1935 का अधिनियम, बी, सन 1932 का अधिनियम, सी, सन 1936 का अधिनियम, या डी, सन 1947 का अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सन 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 प्रशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी, क्रिस्प प्रस्ताव 1942, सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946, डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर के अधीन 4 प्रांतों यानी कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुग्र एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से लिए जाने थे। प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, या डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार सभा के कुल सदस्य 389 थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। या डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वर्ष 1942 में क्रिस्प मिशन में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 ईस्वी में संविधान सभा का बुनियादी ढांचा तय किया गया, जो निम्न प्रकार से था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 होगी, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक प्रांत से 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का विचार था। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को देश की जनता को सौंपा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ए, B.R. अम्बेडकर, बी, J.V. कृपलानी, सी, जवाहरलाल नेहरू या डी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 टेबल्स दिखाई जा रही हैं, जिनको आपको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसके अकॉर्डिंग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, बी, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, संघ राज्यों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया और डी, भारत राज्यों का संघ। डी, भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिखा गया है। ए, इटली के संविधान से, बी, कनाडा के संविधान से, सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या डी, USA के संविधान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। फ्रांसीसी और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणाओं में स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया था। इसका प्रभाव अनेक देशों के संविधान और उनके उद्देशिका प्रस्तावों पर पड़ा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ए, अमेरिका के संविधान से, बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या डी, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न, यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ए, पहली, बी, दूसरी, सी, तीसरी, डी, पांचवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन किया गया है। यदि किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो इस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका? ए, सकल घरेलू उत्पाद, बी, निवल घरेलू उत्पाद, सी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का कुल मूल्य है।
जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण, लागत और व्यवहार का विदेशी संतुलन शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी एक देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों की एक व्यापक माप पद्धति है। प्रति व्यक्ति आय को देश की समृद्धि का महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय वह पैमाना है जिसके जरिए यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति की कमाई कितनी है। इससे किसी शहर, क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों के लिए रहन सहन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। देश की आमदनी में कुल आबादी को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ए, अवस्फीति के साथ, बी, स्फीति के साथ, सी, स्टैगफ्लेशन के साथ, डी, अतिस्फीति के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति का परस्पर संबंध होता है। आर्थिक उन्नति के लिए स्फीति को अच्छा भी माना जाता है, मगर एक स्तर के बाद मुद्रास्फीति आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देती है। जब तक किसी देश की मुद्रास्फीति की दर उसके विकास दर से कम रहती है, तब तक यह अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मुद्रास्फीति में वृद्धि से निश्चित आय वर्ग पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। निश्चित आय वर्ग में वह लोग शामिल हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी इत्यादि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका निश्चित आय वर्ग व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है और मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन की कीमतें बढ़ती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, भारत की व्यवसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। ए, निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। बी, कृषि में उत्पादकता इतनी अधिक रही है कि जनता को कृषि में ही बने रहने की प्रेरणा मिली है। सी, भूधृति यानी कि जोत पर लगी अधिकतम सीमा के कारण अधिक लोगों को भू स्वामित्व मिला है और उन्होंने कृषि में ही बने रहना पसंद किया है। या डी, आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में व्यवसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योग की दिशा में उन्मुख रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय। ए, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। सी, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद है। या डी, उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के उत्पादन के कारकों द्वारा निर्मित सभी सेवाओं और अंतिम उत्पादों का कुल बाजार मूल्य है। अतः उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है। अगला प्रश्न, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। ए, जनसंख्या वृद्धि की दर का। बी, मूल्य स्तर की वृद्धि की दर का। सी, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। डी, वेतन दर में वृद्धि की दर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय Y है। C, I, G, X, M का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। A, Y is equal to C plus 1 plus G plus M. B, Y is equal to C plus 1 plus G minus ब्रैकेट में X plus M. C, Y is equal to C plus 1 plus G ब्रैकेट में X minus M. या D, Y is equal to C plus 1 minus G plus X माइनस M. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के निवासियों और व्यवसाय द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। दूसरे शब्दों में यह घरेलू व्यवसायों द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के मूल्य की गणना करता है। GNP के घटकों की गणना करने के लिए सूत्र है Y is equal to C plus I plus G plus X plus Z. इसका अर्थ है GNP is equal to उपभोग प्लस निवेश
प्लस सरकार प्लस एक्स प्लस जेड। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के थोक कीमत सूचकांक यानी कि WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि CPI की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए दो व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सूचकांक हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जबकि अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति के मापन हेतु CPI का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर की जाती है। इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किए गए मूल्यों की गणना की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना इसी सूचकांक के आधार पर की जाती है। इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्च करते हैं, उस खर्च के औसत को ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें 8 प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है। ये है शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपड़े, खाद्य एवं पेय पदार्थ, आवास और चिकित्सा खर्च। यह बात सत्य है कि थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में खाद्य पदार्थों को कम महत्व देती है। अगला प्रश्न, किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कर से GDP अनुपात से पता चलता है कि सरकार अपने व्यय के वित्त पोषण में सक्षम है और साथ ही यह देश में कर अनुपालन का भी संकेत है। विकसित देशों में उन्हीं GDP और कर का अनुपात ज्यादा होता है। ज्यादा कर और GDP के अनुपात से यह पता चलता है कि GDP बढ़ने के साथ कर का आधार बढ़ रहा है। सरकार ने अनुपालन में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें वस्तु एवं सेवा कर लागू किया जाना और कर अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आकलन के साथ अन्य फैसले शामिल हैं। कर GDP अनुपात कम रहने से सरकार के पूंजीगत व्यय को लेकर हाथ बंध जाते हैं और इससे राजकोषीय घाटे का दबाव बढ़ता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना। बी, युवा नव प्रवासी उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना। सी, किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना। या डी, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2017 को संसद में ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल स्वयं की घोषणा की थी। यह देश में ही IT प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किया गया पोर्टल देश की 9वीं क्लास के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज मुहैया करवाता है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी ने 9 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ किया था। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच यानी कि एक्सेस, निष्पक्षता यानी कि इक्विटी तथा गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगला प्रश्न, डैश लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना डैश उपरोक्त अंश संबंधित है। ए, सुनियोजित विकास से। बी, सामुदायिक विकास से। सी, पंचायती राज प्रणाली से। या डी, एकीकृत विकास कार्यक्रम से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच 1952 में भारत में ग्रामीण विकास के चतुर्दिक तथा व्यापक विकास के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया था। ग्रामीण विकास की इसी योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिक जो वास्तव में काम करते हैं उनमें परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना का विकास करना है। सामान्य विज्ञान, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ए ताप, बी वेग, सी दाब, डी घनत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर हो जाता है तो बादल ऊपर उठने के बजाय सीधा ही हवा के बहाव के साथ चलने लगता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण उनका घनत्व होता है। बादल एक सीमित ऊंचाई तक ही रहता है। यद्यपि बादलों का वायुमंडल में तैरना ताप, वेग और दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? ए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, बी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, सी दबाव, डी घनत्व। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी किसी भी इकाई की व्यवस्था में मात्रा समान होती है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, या ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों की में परिवर्तन होने के कारण ए जलीय वृहत पादप, बी जलीय कवक, सी बहिस्त्रावी, डी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो शहरों के नालों, खेतों, मिलों एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा किसी जल स्रोत में गिराए जाते हैं। यह मुख्यतः रूप से द्रव्य अवस्था में होते हैं। यह अधिकांशतः हानिकारक रसायनों के मिश्रण होते हैं, तब यह जल के भौतिक गुणों एवं रासायनिक गुणों को दुष्प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? ए मिथॉल, बी यूजिनॉल, सी मेथनॉल, डी बेंजोलिहाइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लौंग के तेल का लगभग 87% भाग यूनिजॉल से बना होता है जो कि सुगंधित तैलीय कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? ए क्लोरो यौगिक, बी सल्फर यौगिक, सी फ्लोरीन यौगिक, डी एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण कई सल्फर यौगिक हैं, जैसे एलियन, एजोइन तथा एलाइस्टीन। कच्चे लहसुन में एलिसिन इसकी अभिलाक्षणिक गंध का प्रमुख कारण होता है। अगला प्रश्न, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को ऐक्यकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख है वह है ऑप्शन ए जी.एन. लेविस, ऑप्शन बी लाइनस कार्ल पॉलिंग, सी फिट्ज लंडन, डी वॉल्टर हिटलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लाइनस कार्ल पॉलिंग ने एक परिकल्पना की थी कि उच्च मात्रा में विटामिन सी साधारण जुकाम के साथ साथ कैंसर को भी रोकता है। पॉलिंग एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ए रेनहोल्ड मेस्नर,
अभिकलित्र प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बी हेरलो शेप्ली खगोल विज्ञान, सी गेगर मेंडन यानी आनुषंगिक सिद्धांत, गॉडफ्रे हाउसफील्ड सिटी स्कैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। कूट है इसके, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, या डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन का लाभ उठाने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। इसके फलस्वरूप उपग्रह प्रक्षेपण में कम शक्ति खपत होती है। अगला प्रश्न, जब इनसैट 3B लॉन्च किया गया उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? ए अनिल काकोडकर, बी अब्दुल कलाम, सी के कस्तूरीरंगन, डी UR राव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इनसैट 3B का प्रक्षेपण 22 मार्च 2000 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र में किया गया था। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के तत्कालीन अध्यक्ष श्री के कस्तूरीरंगन थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।